यूरोपियंस इन इंडिया। भारत में यूरोपियों का आगमन। और आप जानते हैं कि भारत में यूरोपियों के आगमन में हम लोगों ने बात की थी पोर्तुगीज के बारे में, सबसे पहले पुर्तगालियों के बारे में। और मैंने आपसे कहा था कि जब अगली क्लास में मुलाकात होगी तो पुर्तगालियों के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, और आज हम बात करेंगे पुर्तगालियों के बाद डचेस के बारे में। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से कंटिन्यू करते हैं। पुर्तगालियों के बाद हमारे देश में यूरोपियंस में आगमन हुआ डचेस का। हमारे देश में आए डच। सब लोग जानते होंगे कि नीदरलैंड्स या हॉलैंड के ही लोगों को क्या कहा जाता है? डच कहा जाता है। यूरोप में ही देश है नीदरलैंड्स, या जिसे हम हॉलैंड भी कहते हैं। तो नीदरलैंड्स या जो हॉलैंड के लोग हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? डच कहते हैं। तो पुर्तगालियों के बाद भारत में आने वाले जो दूसरे यूरोपियंस हुए वो थे डच। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? डच के बारे में। और ध्यान रखेंगे इन 1596 1596 ईस्वी में फर्स्ट डच हु अराइव्ड इन इंडिया वाज कार्नेलियस हाउटमैन। 1596 ईस्वी में भारत में आने वाला प्रथम डच था कार्नेलियस हाउटमैन। 1596 में 1596 ईस्वी में भारत में आने वाला सबसे पहला डच माना जाता है कार्नेलियस हाउटमैन, जो कि 1596 ईस्वी में भारत आया था। और जो सबसे पहला मिशन, सबसे पहला अभियान डचेस ने किया था, ये उसी का नेतृत्व कर रहा था। ये उसी का नेतृत्व कर रहा था। सर, पुर्तगालियों का भारत में योगदान पूरा नहीं हो पाया था। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको बताया था पुर्तगाली ही भारत में लेकर आए थे आलू, इसके अलावा तंबाकू, उसके अलावा रेड चिली, पीनट्स, पपाया, गुआवा। ये सारी की सारी चीजें पुर्तगाली ही भारत में लेकर आए। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि भारत में जहाज निर्माण का काम, शिप बिल्डिंग का काम भी किसने शुरू करवाया? सबसे पहले पुर्तगालियों ने शुरू करवाया। इसके अलावा भारत में जिस मॉडल में चर्च बनाए जाते थे, जिस डिजाइन से चर्च बनाए जाते थे, जिसको चर्च बनाने का कैथोलिक मॉडल या कैथोलिक डिजाइन कहा जाता था, उसकी भी शुरुआत पुर्तगालियों के ही द्वारा भारत में की गई। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जापान के साथ भारत का व्यापार भी किसने शुरू किया? पुर्तगालियों ने ही शुरू किया। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि पुर्तगालियों का भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है प्रिंटिंग प्रेस। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत ही करने वाले सबसे पहले कौन थे? पुर्तगाली थे, जिन्होंने गोवा में 1556 ईस्वी में अपनी सबसे पहली प्रेस स्थापित की थी, अपनी सबसे पहली प्रेस लगाई थी। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई थी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा 1596 में कार्नेलियस हाउटमैन भारत में आने वाला सबसे पहला डच था, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। इन 1602 डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिस कंपनी का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, या जिसे जिसे हम कॉमनली क्या कहते हैं? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। और ध्यान रखेंगे शुरुआत में इस कंपनी की देखरेख करने के लिए 17 सदस्यों का एक निदेशक मंडल हुआ करता था, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करता था, जिसमें 17 मेंबर्स या 17 सदस्य हुआ करते थे। तो 17 सदस्यों की ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करने की शुरुआत की थी।
लिखिए इन 1605 1605 ईस्वी में दे एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मुसलीपट्टनम। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में स्थापित की। 1605 में मुसलीपट्टनम में ही डचों की सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। और ध्यान रखेंगे, डचेस इश्यूड गोल्डन कॉइन्स इन इंडिया। लिखेंगे डचों ने भारत में स्वर्ण सिक्के चलवाए। डचेस इश्यूड गोल्डन कॉइन्स इन इंडिया। डचों ने भारत में स्वर्ण सिक्के चलवाए जिन्हें पेगोडा कॉइन्स या जिन्हें पेगोडा सिक्के कहा जाता है। जिन्हें पेगोडा कॉइन्स या पेगोडा सिक्के कहा जाता है। और यदि हम बंगाल की बात करें तो ध्यान रखेंगे 1627 ईस्वी में डचों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री बंगाल के पीपली में स्थापित की थी। डचों के भारत में मुख्य तौर से दो व्यापार हुआ करते थे या दो उद्योग हुआ करते थे। लिखेंगे दे हैड टू इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इनके भारत में दो उद्योग थे जिसमें एक कहलाता था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि सूती वस्त्र उद्योग। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री या सूती वस्त्र उद्योग। और दूसरा इंडिगो इंडस्ट्री। इंडिगो इंडस्ट्री या नील उद्योग। मुख्य तौर पर ये दो उद्योग डचों के पास भारत में हुआ करते थे। 1627 में बंगाल में सबसे पहली फैक्ट्री इनकी पीपली में लगी थी। हालांकि इसके बाद चिनसुरा में भी या हुगली के ही पास चिनसुरा में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी, लेकिन वो 19th सेंचुरी की बात है। लेकिन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंडिगो इंडस्ट्री इनके सबसे दो महत्वपूर्ण उद्योग भारत में हुआ करते थे। लेकिन ध्यान रखेंगे, डचों का व्यापार भारत में या अधिकार भारत में मुख्य तौर पर सिर्फ 1759 ईस्वी तक ही चल पाया, क्योंकि 1759 में ही एक युद्ध लड़ा गया जो कहलाता है बैटल ऑफ बेदरा, जो कहलाता है बेदरा का युद्ध। और ये जो बेदरा का युद्ध था ये ब्रिटिशर्स और डचेस के बीच में लड़ा गया। इस समय अंग्रेजों की तरफ से बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हुआ करता था। और आपने सुना भी होगा, रॉबर्ट क्लाइव वॉज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल का प्रथम गवर्नर हुआ करता था रॉबर्ट क्लाइव। और ध्यान रखेंगे, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया था। लिखेंगे इन दिस बैटल ब्रिटिशर्स डिफीटेड डचेस एंड कॉन्कर्ड देयर ट्रेड। इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर उनके व्यापार पर अधिकार किया। इन दिस बैटल ब्रिटिशर्स डिफीटेड डचेस एंड कॉन्कर्ड देयर ट्रेड। इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर उनके व्यापार पर अधिकार किया। एंड आफ्टर दैट डचेस रिटर्न्ड
नीदरलैंड्स लिखेंगे और इसके बाद डच नीदरलैंड वापस लौट गए, क्योंकि इनके पास दोनों के दोनों वो महत्वपूर्ण उद्योग हुआ करते थे जिन पर नजर थी ब्रिटिशर्स की या अंग्रेजों की। डचों के बाद फिर तीसरे नंबर पर भारत में आगमन हुआ ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेजों का। ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों का। भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज 1599 में माना जाता है जॉन मिल्डेनाहाल। भारत में आने वाला सबसे पहला ब्रिटिशर, सबसे पहला अंग्रेज माना जाता है जॉन मिल्डेनाहाल, जो कि बाय रोड भारत आया था, या आप कह सकते हैं कि ये थल मार्ग से भारत आया था। ये बाय रोड या थल मार्ग से भारत आया था। ये भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज माना जाता है। हालांकि इससे पहले भी मुगल बादशाह अकबर के दरबार में रॉल्फ फिंच नाम का एक अंग्रेज विजिट करके जा चुका था, लेकिन वो व्यापार की दृष्टि से भारत में आने वाला अंग्रेज नहीं था। व्यापार की दृष्टि से तो सबसे पहले अंग्रेजों का आगमन 1599 ईस्वी में हुआ, और आप जानते हैं कि इस समय भारत में मुगल साम्राज्य चल रहा था और भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था जलालुद्दीन अकबर। उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश क्राउन उस समय जो ब्रिटेन का ताज हुआ करता था वो किसके पास था? महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के पास। महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम हुआ करती थी। ध्यान रखेंगे, जॉन मिल्डेनाहाल और उसी के साथ एक व्यापारियों के दल ने जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। ध्यान रखेंगे, मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का ही व्यापारियों का एक दल था जिसने महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम से सन 1600 ईस्वी में एक चार्टर प्राप्त किया या एक राजलेख प्राप्त किया। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसी 1600 के चार्टर के तहत, इसी राजलेख के तहत इस मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के ग्रुप को 15 वर्ष तक भारत में व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किए गए। याद कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में भी इसके बारे में बात हुई थी कि 15 वर्ष तक भारत में व्यापार करने की जो ट्रेड मोनोपोली थी, जो व्यापार करने का एकाधिकार था, वो इसी मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के ग्रुप को मिला था। और ध्यान रखेंगे, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा ये राजलेख या इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और 31 दिसंबर सन 1600 को स्थापना हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इकतीस दिसंबर सन 1600 ईस्वी को लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कहने का मतलब, अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद हुआ है,
लेकिन डचों से पहले लेकिन डचों से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हो चुकी थी। आपसे पूछेंगे व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ ईस्ट या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, माफ कीजिए भाई। हाँ जी, कंटिन्यू करें। तो लास्ट मैंने आपको बताया कि 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, लेकिन इसका वास्तविक नाम या इसका एक्चुअल नेम क्या था, लिखेंगे इट्स एक्चुअल नेम वाज द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हम बोलते हैं उसका वास्तविक नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम कॉमनली अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, इसका वास्तविक नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। इस तरीके से अंग्रेजों का भारत में आगमन शुरू हुआ। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हुई, तो अकबर के मरने के बाद भारत का अगला मुगल बादशाह बना जहांगीर, और जहांगीर के ही शासनकाल में 1608 ईस्वी में बाय सी रूट या जल मार्ग से भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज माना जाता है कैप्टन विलियम हॉकिंस को। भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज जो कि समुद्री मार्ग से आया, जो कि सी रूट से आया, वो था कैप्टन विलियम हॉकिंस। और कैप्टन विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आया था? उस समय भारत का मुगल बादशाह जहांगीर हुआ करता था, ये जहांगीर के दरबार में आया था। कैसे? तो ध्यान रखेंगे बाय सी रूट। और अगर ये समुद्री मार्ग से आया तो स्वाभाविक सी बात है जहाज से, तो ध्यान रखेंगे इसके शिप का नाम था रेड ड्रैगन या हेक्टर। रेड ड्रैगन या हेक्टर नामक शिप से भारत में समुद्री मार्ग से आने वाला सबसे पहला अंग्रेज माना जाता है कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये क्या बोल रहा है भाई? एक्चुअल नेम हिंदी में बता दो। मेरे भाई, नाम तो नाम होता है। आपका नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इंग्लिश में सुमित, तो मुझे आप अपना नाम हिंदी में बताइए। आपका नाम कमेंट विंडो पर लिखा हुआ आ रहा है सुमित। अब मैं आपसे यदि ये जहांगीर ने ही इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि
वही एक फिरंगी को जब फारसी और तुर्क भाषा में बात करते हुए मुगल बादशाह जहांगीर ने सुना, कैप्टन विलियम हॉकिंस को ही जहांगीर के दरबार में क्यों भेजा गया था? कोई और भी भेजा जा सकता था, लेकिन कैप्टन विलियम हॉकिंस को इसलिए भेजा गया था क्योंकि ये फारसी और तुर्क भाषा जानता था। तो जब इसे फारसी और तुर्क में बात करते हुए सुना मुगल बादशाह हुमायूं ने, तो हुमायूं ने ही इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी। ये कैप्टन विलियम हॉकिंस था जो जहांगीर के दरबार में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज माना जाता है। और इसको भेजा था किसने? ये रिप्रेजेंटेटिव बनकर आया था, प्रतिनिधि बनकर आया था। ये किसका रिप्रेजेंटेटिव था? ब्रिटेन के महाराज का, जो उस समय हुआ करता था किंग जेम्स फर्स्ट, किंग जेम्स प्रथम। कहने का मतलब महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम उस समय ब्रिटेन की महारानी नहीं थी, उस समय ब्रिटेन का महाराज जेम्स प्रथम हुआ करता था। उसी का प्रतिनिधि बनकर कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था अंग्रेजों के लिए भारत में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की परमिशन लेने के लिए। और ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों को सबसे पहली फैक्ट्री लगाने की परमिशन जहांगीर के द्वारा मुसलीपट्टनम में मिली थी। और अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने 1611 ईस्वी में अपनी सबसे पहली अस्थायी फैक्ट्री यानी कि टेम्परेरी फैक्ट्री स्थापित ही कहां पर की? मुसलीपट्टनम में। लेकिन अंग्रेजों और डचों के बीच में विवाद हो जाने की वजह से इस परमिट को कैंसिल कर दिया गया। और ध्यान रखेंगे, मुगल बादशाह जहांगीर के ही शासनकाल में अंग्रेजों की सबसे पहली स्थायी फैक्ट्री, परमानेंट फैक्ट्री 1613 ईस्वी में स्थापित हुई, जो कहां पर की गई? सूरत में। जो स्थापित की गई थी सूरत में। तो आप लिख सकते हैं इन 1613, 1613 ईस्वी में ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि महारानी एलिजाबेथ टेलर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल तक व्यापार करने का एकाधिकार भारत में दिया था। अब वो व्यापारिक एकाधिकार 1615 ईस्वी में समाप्त हो गया। इसीलिए एक और अंग्रेज मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया सन 1615 ईस्वी में, जिसका नाम था सर टॉमस रो। और ध्यान रखेंगे, इसे भी किंग जेम्स फर्स्ट या जेम्स प्रथम के ही द्वारा भेजा गया था, एक लेटर देकर, एक अधिकार पत्र देकर, जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आजीवन भारत में व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, जहांगीर के दरबार में 2 अंग्रेज आए। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में 2 अंग्रेज आए। सबसे पहले कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो 1608 ईस्वी में आया, और दूसरा था सर टॉमस रो। हु इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंग्लिश खान? बेटे मैंने बताया, इंग्लिश खान वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट। ही वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, मैंने आपको बताया ना, उस समय ब्रिटेन का महाराज हुआ करता था जेम्स प्रथम, उसी का रिप्रेजेंटेटिव बनकर आया था कैप्टन विलियम हॉकिंस, जिसको इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी। और 1615 में आया सर टॉमस रो, जो कि जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज माना जाता है, या दूसरा ब्रिटिशर माना जाता है।
उसके बाद लिखेंगे इन 1640 ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड मद्रास सिटी। 1640 ईस्वी में मद्रास मद्रास शहर की स्थापना की गई। और ध्यान रखेंगे किसके द्वारा? फ्रांसिस डे के द्वारा। फ्रांसिस डे नाम का ही एक अंग्रेज हुआ करता था जिसने जिसने चंद्रगिरी के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया था, लेकिन वहीं पर आधुनिक मद्रास शहर की स्थापना की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। और ध्यान रखेंगे यहीं पर अंग्रेजों ने अपना एक किला भी स्थापित किया जिसे कहा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। और हमें ये बात इसलिए याद रखनी है क्योंकि आगे चलकर भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों के 3 मुख्यालय होंगे और उन 3 मुख्यालयों में ही एक महत्वपूर्ण जगह होगी मद्रास। इस तरीके से स्थापना हुई मद्रास शहर की। इसके बाद इन 1661 1661 ईस्वी में लिख लीजिए ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स गॉट मैरिड विद पोर्चुगीज प्रिंसेस कैथरीन ब्रिगेंजा। सोलह सौ इकसठ ईस्वी में अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स ने पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ विवाह किया। भाई आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब अंग्रेज भारत में आए तो पुर्तगाली यहां पर पहले से ही एस्टेब्लिश थे, पुर्तगाली यहां पर पहले से ही स्थापित थे। और ध्यान रखेंगे पुर्तगालियों की ही राजकुमारी हुआ करती थी कैथरीन ब्रिगेंजा। पुर्तगालियों की ही राजधानी और पुर्तगालियों की ही एक राजकुमारी हुआ करती थी कैथरीन ब्रिगेंजा। तो कैथरीन ब्रिगेंजा का ही विवाह अंग्रेजों के राजकुमार से किया गया था जिसका नाम था चार्ल्स। और ध्यान रखेंगे प्रिंस चार्ल्स को ही पुर्तगालियों के द्वारा दहेज में बॉम्बे दिया गया या बंबई दिया गया। जब अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स ने पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ विवाह किया तो उसे दहेज में बंबई प्राप्त हुआ। कहने का मतलब उस समय बंबई पुर्तगालियों के अधिकार में था। और ध्यान रखेंगे वही बंबई जो चार्ल्स को मिला, अब चार्ल्स के पास बंबई का कोई काम नहीं था, इसीलिए चार्ल्स ने जो बंबई था वो किराए पर दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। लिखेंगे इन 1668 चार्ल्स गेव बॉम्बे। In 1668, Charles gave Bombay to East India Company. In 1668, 1668 ईस्वी में Charles gave Bombay to East India Company on a rent of 10 pounds per year। मात्र 10 पौंड सालाना किराए पर चार्ल्स ने बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दिया। आप लिख सकते हैं 1668 में चार्ल्स ने बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना 10 पाउंड किराए पर दिया।
कहने का मतलब यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार करना शुरू किया। और यहीं पर 1669 ईस्वी से लेकर 1677 ईस्वी तक बंबई का गवर्नर, जिसका नाम था गैरोल्ड आंगियार, सोलह सौ उनहत्तर ईस्वी से लेकर 1677 तक बंबई का ही गवर्नर हुआ करता था, जिसका नाम था गैरोल्ड आंगियार। देखेंगे यही कहलाया फाउंडर ऑफ बॉम्बे सिटी, यही कहलाया बंबई शहर का संस्थापक। क्योंकि जो आधुनिक बॉम्बे है या जो आधुनिक बंबई है उसकी स्थापना गैरोल्ड आंगियार के ही द्वारा की गई थी। तो कहने का मतलब आप जानते होंगे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, कलकत्ता, मद्रास और बंबई, जिसमें सबसे पहले मद्रास की स्थापना हुई थी, उसके बाद स्थापना हुई बंबई की, और फिर बंबई के बाद अब किसकी स्थापना हुई? कलकत्ता की स्थापना। कलकत्ता की स्थापना कैसे हुई? मुगल साम्राज्य चल रहा था, और ध्यान रखेंगे मुगलों का बंगाल का सूबेदार, आप जानते होंगे मुगल साम्राज्य में प्रोविंसेस को या प्रांतों को सूबा कहा जाता था, और हर सूबे में एक सूबेदार हुआ करता था। जिस समय की ये बात है उस समय सूबेदार, बंगाल का सूबेदार अजीमुशान हुआ करता था। अब आप सोचेंगे हु वॉज अजीमुशान? ही वॉज ग्रैंड सन ऑफ औरंगजेब। मुगल बादशाह औरंगजेब का पोता हुआ करता था अजीमुशान। और ध्यान रखेंगे ऐसा कहा जाता है इसी अजीमुशान के द्वारा 1697-98 में ब्रिटिशर्स को 3 गांव व्यापार करने के लिए दिए गए थे। ही गेव 3 विलेजेस टू द ब्रिटिशर्स। इसके द्वारा अंग्रेजों को 3 गांव दिए गए। कौन कौन से? कालिकाता, सबसे पहला कालिकाता, सूतानती, और गोविंदपुर। कालिकाता, सूतानदी और गोविंदपुर, ये वो तीन गांव थे जो मुगल सूबेदार अजीमुशान ने अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए दिए थे। और ध्यान रखेंगे जॉब चारनॉक के द्वारा, जॉब चारनॉक के द्वारा इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर कैलकाटा सिटी या कलकत्ता शहर की स्थापना की गई थी। और ध्यान रखेंगे इसी की किलाबंदी करके अंग्रेजों ने यहां पर सुदृढ़ किला बनाया था, जिसे फोर्ट विलियम्स कहा जाता था। कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया ब्रिटिशर्स ने। और फाइनली कहने का मतलब अंग्रेजों के भारत में आने के 100 साल के भीतर भारत में अंग्रेजों के 3 मुख्यालय स्थापित हुए या 3 मुख्यालय बने, जिन्हें कहा जाता था 3 प्रेसिडेंसीज ऑफ ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी। और आप जानते हैं 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी हुई?
कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। कलकत्ता, मद्रास और बंबई। इस तरीके से अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ और इस तरीके से ही अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने की शुरुआत की। इसके बाद आप जानते हैं भारत में आगमन हुआ डेन्स या डैनिश लोगों का। सर जब ये सब पढ़ते हैं तो इतना गुस्सा आता है कि क्या बताएं। गुस्सा करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, है ना। इसके बाद भारत में आगमन होता है डेन्स या डैनिश लोगों का। और ध्यान रखेंगे दे अराइव्ड इंडिया इन 1616। डेनमार्क के लोगों को ही डेन्स कहा जाता है या डैनिश कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे 1616 ईस्वी में स्थापना हुई डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और ध्यान रखेंगे इन 1620 1620 ईस्वी में they established their first factory in फ्रैंकोबार। 1620 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री फ्रैंकोबार में स्थापित की और फिर दूसरी फैक्ट्री इनकी लगी बंगाल के सेरामपुर में। एक फ्रैंकोबार और दूसरा बंगाल का सेरामपुर। डैनिश लोगों की केवल दो ही फैक्ट्रीज या केवल दो ही कारखाने भारत में रहे और इन्होंने ज्यादा लंबे समय तक यहां पर व्यापार भी नहीं किया। 1745 के आसपास लिखेंगे इन 1745 दे सोल्ड देयर ट्रेड टू द ब्रिटिशर्स। 1745 में इन्होंने अपना व्यापार दे सोल्ड देयर ट्रेड टू ब्रिटिशर्स। 1745 में इन्होंने अपना व्यापार अंग्रेजों को बेचा एंड दे रिटर्न्ड डेनमार्क। और ये डेनमार्क वापस लौटे। सत्रह सौ पैंतालीस में अपना सारा का सारा व्यापार अंग्रेजों को बेचकर ये यहां से वापस लौट गए। लेकिन ध्यान रखेंगे 1731 में हमारे देश में स्वीडन से भी लोग आए थे और स्वीडिश
ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना हुई थी। कहने का मतलब 18th सेंचुरी में 1731 में भारत में स्वीडन से भी लोगों का आना शुरू हुआ था, लेकिन इन्होंने भारत में व्यापार नहीं किया। दे एस्टैब्लिश्ड ट्रेड विद चाइना, लिखेंगे इन्होंने चीन के साथ अपना व्यापार स्थापित किया। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद भारत में सबसे आखिर में जो आने वाले यूरोपियंस थे वो कौन हुए? फ्रेंच। वो फ्रांसीसी हुए, वो फ्रेंच हुए। फ्रांसीसियों के बारे में बात अगली क्लास में होगी। हाँ जी, यहाँ पर लोग बड़े देख रहा हूं मैं, बड़े तड़प रहे हैं। हेडिंग डाल लीजिए, फ्रेंच या फ्रांसीसी। और आप जानते हैं फ्रांस देश के ही लोगों को फ्रेंच कहा जाता है या फ्रांसीसी कहा जाता है। फ्रांसीसियों का आगमन भारत में सबसे बाद में हुआ, और कब हुआ? 1664 में। लिखेंगे इन 1664 कॉलबर्ट वॉज फर्स्ट फ्रेंच। In 1664, Colbert is considered to be the first French who arrived India. 1664 ईस्वी में भारत में आने वाला प्रथम फ्रांसीसी, भारत में आने वाला प्रथम फ्रांसीसी हुआ कॉलबर्ट। Who was Colbert? Colbert was the minister of, he was the minister of King Louis XIV of France. हिंदी में लिख सकते हैं ये, ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ किंग लुई 14th ऑफ फ्रांस। लिखेंगे ये फ्रांस के शासक लुई 14वें का मंत्री था। ये फ्रांस के शासक लुई 14वें का मंत्री था। आई एम वॉचिंग पॉलिटी इन रिकॉर्डिंग बैच। ओके, इज इट नॉट नेसेसरी टू वॉच लाइव? लाइव नहीं देखूं तो कुछ छूटेगा तो नहीं? नहीं भाई, कुछ नहीं छूटेगा, परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए। छूटेगा कुछ नहीं, ठीक है। वो हमने रिकॉर्डेड क्लासेस का जो वीओडी का ऑप्शन है, वीडियोस ऑन डिमांड का जो ऑप्शन है ना, वो हमने वीओडी का ऑप्शन इसलिए दिया है ताकि यदि आपके एग्जाम में कम समय है, भाई सिंपल सी बात है, देखो यहां पर तो मेरी शनिवार और इतवार को क्लास नहीं होगी। अब यदि आपका शनिवार और इतवार को भी मन कर रहा है पढ़ने का, क्लास अटेंड करने का, आपसे नहीं रहा जा रहा, तो वीओडी का इस्तेमाल कीजिए, पढ़ लीजिए जो टॉपिक पढ़ना है। अब मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो कहेंगे कि नहीं यार, हमें तो मॉडर्न इंडिया आता है, एंशिएंट पढ़ाओ। तो कोई दिक्कत नहीं है, वीओडी में जाकर एंशिएंट पढ़ लीजिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको एग्जाम देना है अगले साल, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एग्जाम देना है अभी बस 2 महीने के बाद। तो भैया स्वाभाविक सी बात है, वीओडी का फीचर जिन लोगों के लिए काम का है उनको लिए बहुत ज्यादा काम का आने वाला सबसे पहला फ्रांसीसी माना जाता है। इसे फ्रांस के महाराज के द्वारा भेजा गया था जिसका नाम था लुई 14 या लुई 14वां। उसी का ये मंत्री हुआ करता था, उसी का ये मिनिस्टर हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे 1664 ईस्वी में ही स्थापना हुई थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1664 ईस्वी में हुई, 1664 में। और ध्यान रखेंगे यदि हम इस कंपनी के एक्चुअल नेम की बात करें, वास्तविक नाम की बात करें, इस कंपनी का वास्तविक नाम था कंपनी दे इंद से ओरिएंटल।
इस कंपनी का वास्तविक नाम कंपनी दे इंदिसे ओरिएंटल था। एक स्टूडेंट लिख रहा है हमने एग्जाम देना है 2026 में। चलिए बहुत बढ़िया फिर तो। फिर तो आप पढ़ने पे नहीं सिर्फ कमेंट करने पे ध्यान दीजिए। फिर क्यों पढ़ने में आप ध्यान लगा रहे हैं। इसके बाद इन 1668 1668 ईस्वी में लिखेंगे फ्रेंच एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने भी अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, वही सूरत जहां पर अंग्रेजों ने भी स्थापित की गई। और यदि सेकंड फैक्ट्री की बात करें, भाई हमने पढ़ा था कि सूरत में ही अंग्रेजों की भी सबसे पहली स्थायी फैक्ट्री लगी थी, लेकिन फ्रांसीसियों की भी सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई। और इसी के अगले साल 1669 में दे एस्टैब्लिश्ड देयर सेकंड फैक्ट्री इन मुसलीपट्टनम। और अगले ही साल अपनी दूसरी फैक्ट्री इन्होंने मुसलीपट्टनम में स्थापित की। तो ध्यान रखेंगे सूरत और सूरत के बाद मुसलीपट्टनम, ये वो दो शुरुआती स्थान हैं जहां पर फ्रांसीसियों के द्वारा अपने कारखाने या अपनी फैक्ट्रीज स्थापित की गई थी, एस्टैब्लिश की गई थी। आज ड्रेस चेंज कर लिया, लेट ज्वाइन हुई हूं मैं। क्या हो गया भाई, मैंने गुनाह कर दिया क्या कुछ। कमाल की बात है। टॉपिक तो चेंज नहीं कराना बेटे, टॉपिक तो वही है ना, टॉपिक वही होना चाहिए। अब मैं कपड़े पहनकर पहनाऊं या पढ़ाऊं आपको, या पत्ते पहनकर, क्या फर्क पड़ता है। आपको तो पढ़ने से मतलब है। नहीं, आपका तो सारा का सारा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, पढ़ने पर। कमाल की बात है। सर फिजिक्स की क्लास, ठीक है जी, जो हुक्म मेरे आका, जल्दी से जल्दी आपके लिए फिजिक्स की क्लास का आयोजन करवाया जाएगा। एक्चुअल नाम एक बार बोल दीजिए, कंपनी दे इंद से ओरिएंटल। 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों की सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई और मुसलीपट्टनम में 1669 में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। इन 1672 1672 ईस्वी में लिखेंगे फ्रांसिस मार्टिन। 1672 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन बिकेम द गवर्नर ऑफ फ्रेंच। 1672 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन बना। फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन बना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसी फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा, जो कि उस समय फ्रांसीसी गवर्नर हुआ करता था, इसी के द्वारा वलीकोंडापुरम पर आक्रमण किया गया। लिखेंगे ही अटैक्ड शेर खान लोदी। इसके द्वारा शेर खान लोदी पर आक्रमण किया गया। एंड हु वॉज शेर खान लोदी, तो लिखेंगे ही वॉज सूबेदार ऑफ वलीकोंडपुरम।
ये वलीकोंडपुरम का सूबेदार हुआ करता था। कौन हुआ करता था? सूबेदार शेर खान लोधी। और इसी वलीकोंडपुरम पर आक्रमण किया था फ्रांसिस मार्टिन ने। और जब फ्रांसिस मार्टिन ने वलीकोंडापुरम के ही सूबेदार शेर खान लोधी पर आक्रमण किया, तो लिखेंगे ही गॉट पुदुचेरी विलेज फ्रॉम हिम। लिखेंगे उसी से इसने पुदुचेरी गांव प्राप्त किया। उसी से इसने पुदुचेरी गांव प्राप्त किया। और आप जानते हैं यही गांव आगे चलकर फ्रांसीसियों का मुख्यालय बना, जिसे हम पौंडीचेरी के नाम से जानते हैं। सूबेदार क्या होता है सर? मैंने आपको बताया था कि मुगल साम्राज्य में एक आदमी पूछ रहा है सर वलीकोंडपुरम कहां पर है मेरे भाई? लिख तो दिया पौंडीचेरी। अब जब मैंने आपसे कहा कि वलीकोंडपुरम पर आक्रमण करके पौंडीचेरी पर अधिकार किया गया, तो स्वाभाविक सी बात है ना, ये वही क्षेत्र है जहां पर पौंडीचेरी है। वही का सूबेदार हुआ करता था शेर खान लोधी। मुगल साम्राज्य में प्रांतों को या राज्यों को सूबा कहा जाता था, और हर राज्य का एक राज्यपाल होता है, एक प्रांत का एक प्रांत अधिकारी होता है। उसी राज्यपाल या उसी प्रांत अधिकारी को सूबेदार कहा जाता था। तो उस समय वलीकोंडापुरम का सूबेदार हुआ करता था शेर खान लोधी। और इसी शेर खान लोधी ने वलीकोंडापुरम पर आक्रमण किया, और शेर खान लोधी से ही फ्रांसिस मार्टिन ने प्राप्त किया पुदुचेरी विलेज या पुदुचेरी गांव। पुदुचेरी विलेज या पुदुचेरी गांव प्राप्त किया। लिखेंगे दैट विलेज बिकेम द हेडक्वार्टर ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। यही गांव भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय बना। इन 1674 लिखेंगे पौंडीचेरी बिकेम द कैपिटल ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। पौंडीचेरी को ही या इस पुदुचेरी नामक जगह को ही फ्रांसीसियों की राजधानी बनाया गया, और यहीं पर इसकी किलाबंदी करके एक किले का निर्माण किया गया जो कहलाता है फोर्ट लुई। यहीं पर एक सुदृढ़ किला बनाया गया, इसकी किलाबंदी की गई जो कि फोर्ट लुई कहलाता है। इसके अलावा 1674 में ही 1674 में ही बंगाल का सूबेदार हुआ करता था, या सूबेदार ऑफ बंगाल वॉज शाइस्ता खान। आप जानते हैं कि 1674 में भारत का मुगल बादशाह औरंगजेब हुआ करता था, और बंगाल मुगलों का ही एक सूबा, मुगलों का ही प्रांत हुआ करता था। और उसी बंगाल सूबे का सूबेदार हुआ करता था औरंगजेब के ही अधीन, जिसका नाम था शाइस्ता खान। ये वही शाइस्ता खान है जिसे एक बार दक्कन का सूबेदार बनाकर भी शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए भेजा गया था, शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए भेजा गया था। लेकिन शिवाजी ने शाइस्ता खान को बुरी तरीके से हरा दिया था, और शाइस्ता खान के बेटे की हत्या भी कर दी गई थी। इसीलिए औरंगजेब ने नाराज होकर शाइस्ता खान को दक्षिण भारत से बुला लिया था और इसे बंगाल का सूबेदार बना दिया था, क्योंकि ये शिवाजी का दमन करने में
विफल रहा था, फेल हो गया था। ये वही शाइस्ता खान है। इस समय ये बंगाल का सूबेदार हुआ करता था और इसी ने, और ध्यान रखेंगे, सबसे पहले फ्रांसीसियों को इसी ने सबसे पहले फ्रांसीसियों को बंगाल में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त प्रदान किया था। तो 1674 ईस्वी में शाइस्ता खान के द्वारा फ्रांसीसियों को शाइस्ता खान के द्वारा शाइस्ता खान के ही द्वारा फ्रांसीसियों को बंगाल में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। और ध्यान रखेंगे 1690 से 92 के बीच लिखेंगे फ्रेंच एस्टैब्लिश्ड देयर फैक्ट्री इन चंद्रनगर, बंगाल। इसीलिए फ्रांसीसियों ने बंगाल के चंद्रनगर में फैक्ट्री स्थापित की। फ्रांसीसियों ने बंगाल के चंद्रनगर में ही अपनी फैक्ट्री स्थापित की। और इसके बाद लिखेंगे इन 1721 दे कॉन्कर्ड मॉरिशस। फ्रांसीसियों के द्वारा मॉरिशस पर अधिकार कर लिया गया। 1725 में माहे, मालाबार तट का माहे, और 1739 में और 1739 में कराईकल पर कराईकल पर अधिकार हुआ फ्रेंच लोगों का या फ्रांसीसी लोगों का। कहने का मतलब एक तरफ भारत में मजबूत हो रहे थे, भारत में अपनी जड़ें जमा रहे थे ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, और वहीं दूसरी तरफ भारत में मजबूत होने की कोशिश कर रहे थे फ्रेंच या फ्रांसीसी। लेकिन यदि हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस दोनों एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, और हमेशा दोनों के बीच में कुछ ना कुछ विवाद चलता रहता था। और जब भी यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कोई भी विवाद होता था, तो भारत में भी फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में विवाद शुरू हो जाता था। तो ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच होने वाले विवाद को ही क्या कहा जाता है? लिखेंगे एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट, या आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट या आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। लिखेंगे एज पर दिस कॉन्फ्लिक्ट
लिखेंगे एज पर दिस कॉन्फ्लिक्ट 3 battles वर फॉट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच। लिखेंगे इसी संघर्ष के तहत अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध लड़े गए। इसी संघर्ष के तहत अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 3 युद्ध लड़े गए। एज पर दिस कॉन्फ्लिक्ट 3 battles वर फॉट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच। तो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट कर्नाटका वॉर, या प्रथम कर्नाटक युद्ध। फर्स्ट कर्नाटका वॉर या प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो कि 1746 से लेके 1748 के बीच लड़ा गया। 1746 ईस्वी से लेके 1748 ईस्वी के बीच लड़ा गया फर्स्ट कर्नाटका वॉर, या फर्स्ट, इसको आप फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर भी कह सकते हैं, प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। इसी को आप लिख सकते हैं फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर या प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था, लिखेंगे डिस्प्यूट ऑफ सक्सेसरशिप फॉर ऑस्ट्रिया। या हिंदी में लिखेंगे ऑस्ट्रिया को लेकर, ऑस्ट्रिया को लेकर उत्तराधिकार का संघर्ष। यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में विवाद चल रहा था ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार करने को लेकर। उसी के लिए या उसी के कारणवश भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हुआ। और ध्यान रखेंगे इस युद्ध का नतीजा ये रहा, इन दिस बैटल फ्रेंच डिफीटेड ब्रिटिशर्स। लिखेंगे इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। इन दिस बैटल फ्रेंच डिफीटेड ब्रिटिशर्स। इस युद्ध में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को पराजित किया। इस समय फ्रेंच गवर्नर डुप्ले हुआ करता था। इस समय फ्रांसीसी गवर्नर हुआ करता था डुप्ले, और डुप्ले इस युद्ध में जीता, इसीलिए उसकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ी। महत्वाकांक्षाएं बढ़ने का मतलब वो और ज्यादा मोटिवेटेड हो गया, वो और ज्यादा पॉजिटिव हो गया अंग्रेजों के अधिकार को नुकसान पहुंचाने के लिए या अंग्रेजों की शक्ति को कमजोर बनाने के लिए। और ध्यान रखेंगे ये युद्ध समाप्त हुआ जब अंग्रेजों और फ्रांसीसी दोनों के बीच में ही एक संधि हो गई, जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ एक्स ला शापेल। एक्स ला शापेल की संधि। एक्स ला शापेल की संधि जो हुई 1748, जो हुई 1748 में, जो कि 1748 या 1748 में हुई।
नोट कीजिए फटाफट। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे सेकंड कर्नाटक वॉर या कर्नाटका वॉर, या इसे सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर भी कह सकते हैं। ये 1749 से ही शुरू हो गई और चली 1754 तक। सेकंड कर्नाटका वॉर 1749 से लेके 1754 तक। सत्रह सौ उनचास से लेके 1754 तक। इसका रीजन क्या था? इसका कारण था इंटरनल डिस्टरबेंस। इंटरनल डिस्टरबेंस इन हैदराबाद एंड इंटरनल डिस्टरबेंस इन हैदराबाद एंड कर्नाटका फॉर सक्सेसरशिप। लिखेंगे उत्तराधिकार को लेकर हैदराबाद और कर्नाटक में आंतरिक विवाद। हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहा आंतरिक विवाद इसका सबसे मुख्य कारण था, इसका सबसे मेन रीजन था। लिखेंगे इन दिस वॉर इन दिस वॉर ब्रिटिशर्स डिफीटेड फ्रेंच। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया, या आप ये कह सकते हैं अंग्रेजों की शक्तियां बढ़ी और जो फ्रांसीसियों का प्रभाव था वो कम हुआ। हालांकि ये युद्ध भी एक संधि से समाप्त हुआ। 1754 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों भाई 5 साल तक लड़ते रहे, 5 साल तक। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। से ज्यादा साबित हुई, और ध्यान रखेंगे लगभग 5 साल तक लड़ने के बाद फाइनली दोनों पक्षों के बीच में एक संधि हुई 1754 में, जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी।
ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी या पौंडीचेरी की संधि। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी या पौंडीचेरी की संधि। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसी पौंडीचेरी की संधि में यह डिसाइड हुआ कि अब से अंग्रेज और फ्रांसीसी किसी भी भारतीय राजा के आंतरिक विवादों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। बेसिकली क्या हुआ, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में से एक ने हैदराबाद का पक्ष लिया, एक ने जाकर कर्नाटक का पक्ष लिया, क्योंकि अंग्रेजों की आदत हुआ करती थी भारतीय राजाओं के मामलों में दखल अंदाजी करके उन्हें आपस में लड़वाना या खुद उनसे लड़ना। ऐसा ही कुछ हुआ था इसी युद्ध के दौरान कि अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही भारतीय राजाओं के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे और एक दूसरे को सेना प्रदान करके आपस में ही लड़वा रहे थे। इसके बाद तीसरा, थर्ड कर्नाटका वॉर या तृतीय कर्नाटक युद्ध। थर्ड कर्नाटका वॉर या तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो लगभग 1758 में शुरू हुआ था और 1763 तक चलता रहा, फिर एक बार लगभग 5 साल के लिए। इसका रीजन, इसका कारण तो ध्यान रखेंगे, ये सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी लंबे समय से आपस में लड़ रहे थे, आपस में लड़ाई कर रहे थे। उसी सप्तवर्षीय युद्ध से ही प्रभावित हुआ भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच थर्ड कर्नाटक वॉर। और इस वॉर के दौरान, इस युद्ध के दौरान सबसे महत्वपूर्ण घटना घटित हुई 1760 में, जब लड़ा गया वांडीवाश का युद्ध। वांडीवाश का युद्ध कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। वांडीवाश बैटल या वांडीवाश का युद्ध, जो कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच लड़ा गया। इन दिस बैटल लिखेंगे ब्रिटिशर्स डिफीटेड फ्रेंच। इन दिस बैटल ब्रिटिशर्स डिफीटेड फ्रेंच। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। एंड दे एबोलिश्ड देयर डोमिनेंस, और उनके प्रभाव को पूरी तरीके से समाप्त किया। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की शक्ति पूरी तरीके से समाप्त हुई। और ध्यान रखेंगे, ये युद्ध फाइनली 1763 में समाप्त हुआ, जब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में एक और संधि हुई, जो कहलाती है ट्रीटी ऑफ पेरिस, जो कहलाती है पेरिस की संधि। लेकिन इस संधि के बाद आप जानते हैं कि 1765 में पूरे के पूरे बंगाल पर अधिकार ब्रिटिशर्स का हुआ और वहीं से अंग्रेजों का प्रभाव पूर्ण रूप से भारत में बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि प्लासी की लड़ाई और बक्सर के युद्ध को अंग्रेज जीत चुके थे। ये 3 युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़े गए थे। इसे नोट कर लीजिए फटाफट से।
ललित पूछ रहे हैं सर ये 659786 क्या है? ये पूछ रहे हैं आप, ये आप ही सारे के सारे लोगों में से, ठीक है। ये एक स्टूडेंट की आईडी है। जैसे आप लोगों के नाम मुझे यहाँ पे शो होते हैं ना, तो नाम के साथ साथ फोन नंबर भी शो होते हैं। फोन नंबर के साथ साथ करियर व्हील पर जो आपने आईडी बनाई है वो आईडी नंबर भी शो होता है, टाइम भी शो होता है, डेट भी शो होती है, और आप जो भी अपने कर कमलों से यहाँ पर लिख कर भेजते हैं वो भी शो होता है। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं पढ़ा रहा होता हूँ, मेरा पढ़ाने में ध्यान होता है, आप लोगों का एज यूजुअल कमेंट करने पे ध्यान होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं यहाँ पे कुछ पढ़ा रहा होता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट चीज बता रहा होता हूँ, तो आप यहाँ पे कोई कमेंट करते हैं, और जब आप यहाँ पे कोई कमेंट करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा ध्यान पढ़ाने में है, टॉपिक में है, तो मैं उस कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो आपको ऐसा लगता है कि आपका कमेंट मुझ तक पहुंचा ही नहीं, है ना। लेकिन ये आपकी दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। इस स्टूडेंट का नाम है श्याम, इसका जो यूजर आईडी यहाँ पर लिखा है, यूजर नेम यहाँ पर लिखा है वो है श्याम। तो इस लड़के का नाम श्याम है, इसका आईडी नंबर है 659786। तो आप सभी लोगों की तरह इसने भी मुझे कमेंट किया, क्योंकि मेरा टॉपिक पे ध्यान था, पढ़ाने पे ध्यान था, तो मैं इसका रिप्लाई नहीं कर पाया। और मैंने इसका रिप्लाई नहीं किया तो इस भले आदमी को लगा कि इसका कमेंट मुझ तक पहुंच ही नहीं रहा है, इसका कमेंट मुझ तक आया ही नहीं। तो तुरंत ही कमेंट सेक्शन में गया और इसने मुझे गाली लिखकर भेज दी, ठीक है। जब मैंने शाम की बात का रिप्लाई नहीं किया, है ना, जो कि ये सिर्फ और